हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे लेखपाल की होने वाली हो, चाहे टेट या सुपर टेट एग्जाम या रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो, जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार। और ये परीक्षा में आए हुए ही सारे क्वेश्चन मैंने इस जो है टॉपिक में लिया हुआ है। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में आप अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो चलिए हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिस दो पूर्णांकों का योग है, कह रहा है जिसका गुणनफल 64 है। यानी आपसे कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग कितना है निम्नलिखित में से, यानी 12, 8, 20, 16 में से जिसका गुणनफल क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं, दो पूर्णांकों की बात कर रहा है। तो यहां पर आप जो है दो पूर्णांक ले लेंगे। अब मान लेंगे कि माना जो है जो आपका दो पूर्णांक है वो आपका x और दूसरा भी x है। यानी हमने यहाँ दो पूर्णांकों को ले लिया। अब यहाँ हमने दोनों पूर्णांकों को सेम क्यों लिया है? सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्यों समान लिया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि कह रहा है कि जिनका गुणनफल 64 है, यानी यहाँ पर जो गुणनफल जो है जो 64 की बात कर रहा है, तो 64 जो है अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब सेम होने पर ही 64 आएगा। तो ऐसा नहीं है दो पूर्णांक की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा। अब प्रश्न में कहीं अलग अलग तो लिखा नहीं कि अलग अलग दो पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ सिर्फ बात हो रही है कि दो पूर्णांकों का योग कितना होगा जिसका गुणनफल 64 है। समझ में बात आ रही है? तो हम मान लेंगे, माना दोनों पूर्णांक x और x हैं, और तो इसका तो योगफल क्या होगा। अगर इसके योगफल की बात की जाए दोनों पूर्णांकों की, तो x और दूसरा पूर्णांक भी x, यानी ये होगा। और अगर इसके गुणनफल की बात की जाए तो माने हैं पहले को भी x और दूसरे को भी, यानी दोनों सेम हैं। तो मानने के हिसाब से आपने माना कि माना दोनों पूर्णांक x और x हैं, पहला भी x दूसरा भी x, तो दोनों का योग क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों को गुणा कर देंगे। अब यही गुणनफल जो है यानी x गुणे x का ही मान कह रहा है कितना दिया गया है, 64। दोनों का गुणनफल 64 दिया गया है। इसका मतलब x में x का गुणा करेंगे, x स्क्वायर का मान 64 हो गया। x का मान निकालिएगा तो 64 का वर्गमूल लीजिएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो अगला भी पूर्णांक जो क्या होगा वह भी 8 ही होगा। और इसका योग आपसे पूछा जा रहा है, यही ने कह रहा है कि पूर्णांकों का योग कितना होगा निम्न में। तो 8 में जैसे ही 8 जोड़िएगा सेम, तो 16 आ जाएगा। यानी आपका ये लास्ट वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन से दो पूर्णांकों का योग है, निम्नलिखित में से कौन दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। चूंकि 64 अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, दो संख्या का गुणनफल 64 तभी आएगा जब वो सेम पूर्णांक हो, यानी यहाँ दोनों पूर्णांक समान है। समझ पा रहे हैं आप? तो जाहिर सी बात है 64, x स्क्वायर का मान 64 है तो x का मान 8 आ जाएगा। और जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16। अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए। घन का मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई संख्या x है तो इसका घन क्या होता है, x3। अगर संख्या मान लीजिए आपकी कोई x है तो उसका घन क्या माना जाता है भाई, x3। वर्ग होता है तो वर्ग कर देते हैं, घन होता है तो पावर 3 कर देते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पे आएगा। तो यहां पर किसी भी संख्या का यदि घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या क्या हो सकती है। कहता है वो हमेशा, देखा जाए 1 लिखा तो 1 का मतलब इकाई के स्थान पे हमेशा 1 आएगा। क्या आप किसी भी संख्या का घन करते हैं तो हमेशा 1 आता है? ऐसा जवाब नहीं है। क्या 8 ही आएगा इकाई की जगह? ऐसा नहीं है। लेकिन कह रहा है 0 से लेकर 0 से 9 तक कोई भी, तो 0 से 9 तक कोई भी अंक आ सकता है, यही ऑप्शन सही है।
है और जो लास्ट में 9 दिया है यह सही नहीं होगा। जैसे यदि आप 1 ले लेते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, ऐसे ही 5 का क्यूब करेंगे तो 25 यानी 5 आ रहा है। तो इस तरीके से यदि आप 10 का क्यूब करते हैं तो आपका 1000 आता है यानी 0 आता है। यानी यदि किसी भी संख्या का या किसी भी पूर्णांक का यदि आप घन करते हैं तो इकाई के स्थान पे जो आने वाला अंक होगा वो 0 से 9 तक के बीच का ही अंक होगा, 0 से 9 तक के ही अंक होंगे, यानी इन्हीं अंकों में से कोई एक होगा, या 0 होगा या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, इन्हीं में से कोई होगा। तो लिखा गया कि 0 से 9 तक कोई भी, यानी ये आपका ऑप्शन सही होने वाला है। तो ये ध्यान देना, अगर किसी भी संख्या का घन किया जाएगा तो इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वो यही आएगा। वही हाल अगर देखा जाए तो किसी भी संख्या के वर्ग करने की भी है। अब वर्ग किया जाता है तो वर्ग किया जाएगा तो भी इन्हीं अंकों में से यानी इन्हीं अंकों में से यानी 0 से 9 तक का ही कोई ना कोई अंक आएगा। चलिए अगला सवाल कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, कह रहा है 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। 2 गुना कितना है, देखिए ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है ना कि 2 की घाते जो 50 है इसका 2 गुना, तो क्या कह रहा है भाई 2 की घाते 50 कह रहा है का 2 गुना। 2 गुना का मतलब क्या होता है, जब तक इसमें 2 से गुणा, 2 गुना होने पर 2 से गुणा किया जाता है। ये जैसे कोई कहे यक्स का 2 गुना, तो यक्स का 2 गुना क्या होता है 2 यक्स होता है, यानी 2 गुणे यक्स करते हैं। उसी तरीके से यहाँ 2 की घाते 50 का 2 गुना यदि किया जाए तो क्या होने वाला है, आप लिखेंगे 2 की घाते 50 का 2 गुना, तो 2 की घाते 50 लिखेंगे, इसका 2 गुना करना है यानी 2 से गुणा कर देंगे। अब जरा इसको अगर सरल करते हैं तो 2 है, यदि देखिए इनके बीच कोई निशान नहीं है, 2 गुना का मतलब गुणा है ये है, और 2 की घाते क्या हो गया 50। अब किसी भी संख्या की घात यदि कुछ भी न लगी हो तो उसकी घात 1 मानी जाती है। तो यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 50 है और आधार समान है, गुणा किया जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। ये नियम काम करता है, a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m प्लस, यानी गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 50 1 51 हो जाएगा, 2 की घातें कितना आ गया 51 आ गया, यही आपका आंसर है। यानी 2 की घातें जो 50 का 2 गुना होता है ना, वो 2 की घातें 51 होता है। 50 और 1 51, ये समझना, ऐसा नहीं कि 2 की घातें 50 का 2 गुना 100 होता है, आपने इसकी घात को 2 कर दिया और लिख दिया 2 की पावर 100, ये गलत हो जाएगा। 2 की घातें 50 का 2 गुना पूछ रहा है, यानी इसका 2 गुना करेंगे, आगे 2 से गुणा करेंगे तो ये जुड़ के 51। चलिए आप समझ गए होंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन दोहराया जाता है। पुलिस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आपका सरलीकरण से क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो छोटा पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। तो 4/8 है, भागे जो है 1/2 है, माइनस 1/3 है, गुणे 4/6 है, और इसका मान बताना है। देखिए गणित के अंदर एक चीज आपको समझ लेना है, गणित में केवल 4 ही काम होते हैं, 4 ही संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा, भाग, यही 4 काम होते हैं। यहाँ देख रहे हैं जोड़ना भी, यहाँ भागा है, गुणा है और घटाना है, 3 संक्रियाएं हैं, एक साथ दी गई है, तो इसको कैसे हल करना है। और एक चीज है कि आपको पता है कि जो सरलीकरण का नियम होता है वो सबसे पहले का टूटता है, फिर आपका भागा को सरल करते हैं, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण। कहने का मतलब यदि ये चारों गणित के चारों ये संक्रियाएं एक साथ नहीं की जाती हैं, जब ये चारों संक्रियाएं एक साथ आती हैं तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। का मतलब गुणा होता ही है, यदि का है तो सबसे पहले का तोड़ेंगे। यदि इसके पहले ब्रैकेट है तो हम कोष्ठक को तोड़ते हैं, और कोष्ठक को तोड़ने का नियम क्या है कि कोष्ठक के अंदर भी यही नियम काम करेगा। यदि ब्रैकेट के अंदर जो है ये सारी संक्रियाएं दी गई हैं, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, तो नियमानुसार ही वो टूटेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा चीज ये है
कि हमारे पास यहाँ भागा भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, लेकिन सबसे पहले कोष्ठक लगा है। तो सबसे पहले हम कोष्ठक को तोड़ेंगे, इसी को सरल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट टूटता है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, मात्र एक काम हुआ है कि यहाँ पे संख्याओं को घटाया गया, भिन्नों का घटाना है। तो कुछ नहीं करना, पहले तो इसको सरल करेंगे। तो जो निशान है लगाइए आप। अब जैसे इसको सरल करेंगे, 3 एकाइम 3 हो जाएगा, 2 एकाइम 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4/6 चुपचाप लिख दीजिए इसको। फिर 4/8 हो गया, भागा को भागा ही रहेगा। अब यहाँ सरल करेंगे, 3 से 2 गया 1, यानी 1/6 और गुणे 4/6। अब आप देख रहे हैं कोष्ठक टूट गया, कोष्ठक के अंदर जो है घटाने का काम था उसको हम लोगों ने सरल कर लिया। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है सरलीकरण की प्रक्रिया में कि जो ऑपरेशन आप करिए उसको वहीं पे जो है सरल कर दीजिए। यानी जो गणितीय जैसे यहाँ भिन्न का घटाना था तो हम लोगों ने इसको घटा के बिल्कुल फाइनल कर लिया, 1/6 आया, तब जाके ब्रैकेट हट गया। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो 4/8 है, और आप देख पा रहे हैं कि अब यहां भागा है, गुणा है। तो सबसे पहले अब क्या काम होने वाला भाई, गुणा नहीं, तो पहले गुणा को नहीं करेंगे, पहले भाग देंगे। तो गणित में जैसे यहां भाग आ गया तो भिन्न का भाग है, तो भाग को हम गुणा में बदल देते हैं। जैसे भाग गुणा में बदलता है तो जो भिन्न होती है पलट जाती है, 1/6 है तो 6/1 हो जाएगी। अब ये गुणा 4/6 है। अब पूरा आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा सारा गुणा ही हो गया, यानी अब यहां भी गुणा, यहां भी गुणा, अब कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर सकते हैं। 6 से 6 कट गया, 4 दूना के 8 हो गया, 2 दूना के 4। इसका आप देख पा रहे हैं कि 2 आंसर आ रहा है, देख लीजिएगा। 6 से 6 कट रहा है, 4 दूना 8, और 4 2 है तो 2 दूना के 4, 2 आ रहा है इसका हल, इसका आंसर आपका 2 आ रहा है। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे, लेकिन नियम यही है, जो मैंने नियम बताया वो यही है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत त्रुटि होगी तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला भी कुछ इसी टाइप का है। ये जो है आपका लिखा गया है 48 धन बड़े कोष्ठक के अंदर 25 माइनस, ये सब पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 20 माइनस 11 माइनस 16 भागे 2 गुणे 4, छोटा कोष्ठक बंद, मझला बंद, बड़ा बंद। बस चलिए, तो देखिए यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग सारे चारों संक्रियाएं हुई हैं, लेकिन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले ब्रैकेट टूटेगा, और अगर ब्रैकेट एक साथ कई लगे हैं तो पहले छोटा टूटता है, फिर मझला टूटता है, फिर बड़ा टूटता है। तो पहले हम लोग की ड्यूटी यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो इसमें भी चिन्ह का ख्याल करना है कि यहाँ देखिए ऋण है, भागा है, गुणा है। तो सबसे पहले भागा टूटेगा, यानी हम पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे। तो यहां पर देखो आप लिख देंगे 48 धन बड़ा कोष्ठक, फिर 25 माइनस मझला कोष्ठक, 20 माइनस 11 माइनस 16। अब यहां ध्यान देना है, देखिए 16 में जैसे 2 का भागा 16 में देंगे तो 2 8 16 8 आ जाएगा। इसके आगे चिन्ह क्या है, वो -8 लगेगा। जैसे ही 2 का भागा देंगे पहले तो 8 बार जाएगा, यानी अब इसके पहले चिन्ह -8 है तो -8। अब इसका हल आपने कर लिया, भागा दे दिया, 2 8 16 8 आ गया। गुणे क्या लिख देंगे 4, छोटा बंद, मझला बंद, बड़ा बंद। अभी देखिए छोटा कोष्ठक को सरल करना है, तो 48 धन हो जाएगा आपका 25, अब माइनस देखिए 20, अब माइनस यहाँ पे आप आओ छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक में आप देख रहे हैं गुणा है और घटाना है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो 11 लिखेंगे, अब -8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 चौको पहले गुणा करिएगा, 8 चौको 32, तो 11 माइनस 32, छोटा बंद, मझला बंद, बड़ा बंद। चलिए बढ़िए आगे, फिर 48 हो गया, 25 हो गया, माइनस जो है 20, अब माइनस ध्यान देना है। अब देखिए अब गुणा हो गया तो अब घटाएंगे, तो जैसे ही घटाइएगा 32 से 11 तो आपका 1 और आपका 21 आ रहा है। तो 21 आ रहा है, तो 21 आ रहा है, लेकिन कौन चिन्ह बड़ा है, माइनस चिन्ह बड़ा है। तो ये -21 और माइनस का निशान, माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ +21 आ जाएगा। अब छोटा कोष्ठक टूट गया, मझला बच गया और बड़ा। अब देखिए ये मझला कोष्ठक टूटेगा, तो ये दोनों क्या है, दोनों के बीच में धन का निशान है तो जुड़ जाएगा। 48 धन हो जाएगा 25, अब माइनस जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2 2 4 41। अब मझला कोष्ठक पूरा खत्म हो गया देखा जाए तो नहीं, अभी लगाए रखिए। मझला कोष्ठक में 41 आ रहा है, बड़ा बंद। अब आप देख पा रहे हैं 48 हो रहा है, धन बड़े कोष्ठक में 25, अब माइनस देख रहे हैं ये 41 है तो -41 कर दीजिए आप।
अब आपको समझना पड़ेगा कि 25 में से आपको 41 घटाना, तो 41 ज़्यादा है तो आप 41 करिएगा, माइनस में ये 25, तो देखिए 7 हो जाएगा आपका, और ये है तो 3 2 17 आएगा। तो देख रहे हैं -17 बचेगा, यानी 48 धन 25 और बड़ा कोष्टक में अब देख सॉरी इसका तो अंतर हम लोगों ने कर दिया, तो इसका मान आप देख पा रहे हैं क्या, इस संपूर्ण को जैसे ही घटा रहे हैं तो -17 आ रहा है। चूंकि देखिए माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस है और यहाँ आगे ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो जैसे ही प्लस में माइनस का गुणा करिएगा तो माइनस आ जाएगा। -17 आ गया, अब -17 आ गया तो 8 से 7 गया 1 और यहाँ पे 4 से 1 गया 3, तो इसका आप उत्तर देख पा रहे हैं 30 बना रहा है, यानी 31 आ रहा है। हालांकि कैलकुलेशन आप देख लेंगे, नियम यही होता है, हो सकता है कहीं भी प्लस माइनस करने में हमसे त्रुटि हो गई हो तो उसको आप देख सकते हैं, वो कोई गलती नहीं है। तो कहने का मतलब सबसे पहले छोटा कोष्टक तोड़ते हैं, उसके अंदर जो संक्रियाएं हैं वो क्रम में करेंगे, भाग दिया गया, फिर गुणा किया गया, तब घटाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था देख रहे हैं आप, जोड़। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है माइनस माइनस प्लस हो गया था, सारे काम हो गए, आप इसका हल देख सकते हैं, जो अब आएगा वो आंसर आप मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जाता है, और ये आपके दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपके और लेखपाल की परीक्षाओं में अब तक जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है x संबंधे 9 संबंधवान 5 संबंधे y, यदि ऐसा हो, यदि ये तो आपसे कह रहा है x गुणे y का, x y का मान बताओ। तो आपको पता है कि जब ये देखिए x संबंधे 9 संबंधवान 5 संबंधे y, इसका मतलब यह समान अनुपात में है, ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो जब समान अनुपात होता है तो बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है, यानी बाहर का बाहर में गुणा कर देते हैं तो x y हो जाएगा, और इसका जो है मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 9 गुणे 5 यानी कि 45, यानी इसका आंसर आ गया x y का मान 45। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो x संबंधी 9 को क्या लिख सकते हैं, x बटा 9, और ये संबंधवान का मतलब क्या होता है, बराबर। अब 5 बटा 5 संबंधी y का मतलब होता है 5 बटा y, बस। तो अब इसको सरल करिए तो x का गुणा x का y में करिएगा तो x y और 9 बचे 45 आ गया आपका। तो दोनों तरीके से, चाहे ऐसे आप करें चाहे ऐसे करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें आप। जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है x यदि x संबंधे 4 संबंधवान y संबंधे 5, तो आपसे कह रहा है x संबंधे y का मान बताओ। ठीक है, देखिए x संबंधे 4 संबंधवान y संबंधे 4, कई तरीका है, या तो आप x संबंधे 4 को x बटा 4 लिखिए, और संबंधवान का मतलब होता है बराबर, और y संबंधे 5 का मतलब y बटा 5। अब आप देख रहे हैं 5 का गुणा x में होगा तो 5x होगा, 4 का गुणा y में होगा तो 4y होगा। अब x बटा y करिएगा, जब ये इसके बटा में आएगा तो यह 4 के बटा में चला जाएगा, यानी x संबंधे y लिख सकते हैं, x बटा y का मतलब x संबंधे y, और इसको लिख सकते हैं 4 बटा 5 का मतलब 4 संबंधे 5, ये हो गया। या आप बाहर का गुणा बाहर में और अंदर का अंदर, बाहर का बाहर में करिएगा 5x, अंदर का अंदर में करिएगा 4y, x बटा y लिखिएगा तो 4 बटा 5, यानी 4 संबंधे 5, कहीं से भी लगा लीजिए वही चीज है। आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों आसान क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी आपसे ये क्वेश्चन पुलिस की परीक्षाओं में आए हुए। अगला क्वेश्चन बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, या सुपर टेट हुआ, या बहुत सारी परीक्षाओं में, पुलिस के एग्जाम में 4 की घाते 61, 4 की घाते 62, 4 की घाते 63, 4 की घाते 64, 4 घाते 64। निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया, निम्न में से किससे जो है पूर्णतया यानी पूरा का पूरा कट जाएगी, पूर्णतया विभक्त है यानी कटने वाली है। किससे, वो गिनती भी लिख लीजिए, नंबर भी कह रहा है 3 से 10 से 11 से 13 से, इन्हीं चारों में से कटेगी भाई। तो जब भी ऐसे सवाल आप देख रहे हैं, सभी का आधार समान है, घाते अलग अलग है, जोड़ा गया है। जब ऐसे सवाल आए, देखिए जो सबसे छोटी घात होती है वो सभी में कॉमन होती है। आप यहां से एक काम करिए, 4 की घाते 61 को बाहर निकाल लीजिए, यानी कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसका भागा इसमें देंगे, 4 की घाते 61 का भागा 4 की घाते 61 में देंगे तो 1 आएगा, सेम है।
यहां भागा देंगे 62 में 61 से भागा देंगे तो 1 घात 4 की बचेगी, या इसमें 61 से भागा देंगे 63 में तो 4 की 2 घात बचेगी, 4 की घात 64 में 4 घात 61 से भागा देंगे तो भाई 3 घात बचेगी। बस ये लिख लेना है। अब यहाँ आ गया 4 की घाते 61, इसको सरल कर लीजिए 1, 4 की घाते 1 का मतलब 4, 4 की घाते 2 का मतलब 16, 4 घाते 3 का मतलब 16 चौका 4 चौका 16 चौको 64। अब आप इस सबको जोड़ लीजिए तो 4 की घात 61 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 5, 16 5, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गया 20, 20 में जैसे ही जुड़ेंगे 84 1 85 आ रहा है, तो ये आ गया 85 गुणे 4 की घाते 61। अब जरा थोड़ा यहाँ भागा लगा के देखिए, क्या 3 का भागा लग रहा है? नहीं। क्या 10 का भागा इसमें लग रहा है? नहीं। क्या 11 का भागा इस 85 में लग रहा है? नहीं। 13 के पहाड़े में या 3 के पहाड़े में 85 आता है? नहीं। 10 के पहाड़े में 85 आता है? नहीं। 11 के पहाड़े में 85 आता है? नहीं। 13 के पहाड़े में 85 आता है? जवाब है नहीं। इसका मतलब कुछ थोड़ा सा इसको सरल कर, क्योंकि आंसर तो इसी में से होने वाले, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है। बहुत सारे में अगर इसी में मैंने दे दिया होता 17, तो अब आप लिख देते कि यह संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त है, क्योंकि 17 पचे 85, अगर आप 17 से भागा लगाएंगे तो ये पूरा 5 बार में कट गया होता। लेकिन 17 नहीं है मेरे भाई, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। तो ये काम कर सकते हो आप, यहां लिखो 85 गुणे, एक काम करो यहां 1 4 इसके पास दे दो, तो अब 4 की घात 61 है, जैसे ही 1 4 यहां दिया तो 4 की घात क्या बच गई 60। अब इस जरा 4 का 85 में गुणा कर लीजिए, तो 4 5 20 के 0, 4 8 32 और 2 34, 340 गुणे 4 की घाते 60 आ गया। अब 61 घात को आपने 60 घात में बदल दिया, 1 4 इसका इसमें गुणा कर दिया। अब देखिए 340 आ गया, तो ये 340 किससे कटने वाला है? 10 से कट जाएगा, क्योंकि 0 है। 10 का जैसे ही भागा देंगे तो 340 में तो 34 बार में कट जाएगा, यानी इसका भागफल कितना आएगा देखा जाए तो 34 गुणे 10 की घाते 60 इसका भागा का फल आएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये जो है किससे बटने वाली मेरे भाई 10 से। बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट एग्जाम हो, सुपर टेट हो, आपका पुलिस की परीक्षा हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे जो भी आगामी परीक्षाएं हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा 61 62 63 सेम कोई संख्या होगी, घातें अलग अलग होंगी, जो सबसे छोटी घात होगी कॉमन ले लीजिए, बाकी ऐसे ऐसे आपका कोई ना कोई एक आएगा, 1 आएगा 4 घात समथिंग, फिर इसको सरल कर लीजिए। फिर जो ये सरल कर, जैसे यहाँ 85 आया था, इसमें से किसी संख्या से नहीं कट रहा था, तो इसमें से 1 4 ले लीजिए, गुणा कर लीजिए। लेकिन अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं जहां पर सारे के सारे सवाल कट ही जाते हैं, ठीक है, कट ही जाते हैं। चलिए आप समझ पाए होंगे, ऐसे क्वेश्चन भविष्य में कभी भी आए तो आप इसको जो है कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वो है इकाई के अंक। यहां पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। 7 की घाते 95 माइनस 3 की घाते 58 में जो है इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक यानी यहां इकाई का अंक क्या आएगा बताना है भाई। तो देखिए जब भी ऐसा, देखिए ये सवाल बहुत यूनिक लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस वाला है। पहली बात तो देखिए इकाई और दहाई के से संबंधित हमने जो है अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, बहुत ही यूनिक वीडियो है, कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है, और इकाई का अंक ही नहीं, इकाई के अंक के साथ दहाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, इस पर भी वीडियो बनी है। तो आप जाके इसको विस्तृत जानकारी के लिए वहाँ आप देख सकते हैं जाके। चलिए तो 7 की घाते, जब भी ऐसा सवाल है जैसे आपसे कह देता कि 7 की घाते 95, अगर 7 का 95 बार गुणा किया जाए तो इकाई की जगह कौन सा अंक आएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी इसकी पावर दी गई है उसमें 4 से भागा लगाइए, यानी 95 में आप 4 से भागा लगाएंगे तो 4 दूना 8 देख रहे हैं, 1 बच रहा है और 4 3 12 बच रहा है, देख रहे हैं, तो 3 शेष बच जा रहा है, यानी 3 घात शेष बच रही है। तो इसमें इस देखिए जो भी ये यहाँ पे अंक हो, जो भी इसकी घात हो उसमें 4 से भागा दिया जाता है, जो शेष बचता है घात उसी से मतलब है। यानी आप देख रहे हैं कि अगर 7 का 95 बार आप गुणा करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आ जाएगा, बचेगा जो शेष 3 बच रहा है, यानी 7 की घाते 3 बच रही है। क्योंकि ये जो है जैसे ही आप एक काम करो, जैसे आप लिखते हैं 7 की घाते 4 गुणे 23 बार, और गुणे 7 की घाते आप 3 लिखिए। देखिए 4 3 12 और 4 दूना के 8, तो ये जैसे आप कर रहे हैं 12 8 1 9, तो ये आपका 92 आ रहा है, और 92 में जैसे 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 95।
तो मैं यहाँ पे सबसे आसान यही तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, बस इसमें 4 से भागा दीजिए तो शेष कितना बच रहा है 3। शेष देखो कितना शेष बच गया, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 3 बच रहा है। तो ये अब 7 की घात 3 समझ लेना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। बस ये सब हटाओ, आप जाके पहले मेरा वीडियो देख लीजिए इकाई के अंक ज्ञात करने का। बाकी मैं यहाँ पे बहुत तुरंत देखते देखते हल करने वाला तरीका बता रहा हूँ। बाकी यहाँ भी 4 से इसमें भाग दीजिए तो आप कहेंगे 4 एक कम 4, और जो है 1 बचेगा, 4 चौका 16, 2, यानी यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा। तो बस कुछ नहीं, यहाँ लिख देना है 7 की 3 माइनस 7 की 3 और 3 की 2। तो 7 का 3 बार करें गुणा तो 7 7 49। अब फिर देखिए 7 का 3 बार करना है गुणा, 7 गुणे 7 गुणे 7, और यहाँ क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 तिली का 9 आ गया। अब यहाँ 7 7 49 और 7 करिएगा तो 7 9 63। हमारा मतलब बस इकाई के अंक से है, 49 है लेकिन इससे मतलब है। तो 7 9 63 और माइनस क्या हो गया 9। अब 63 से भी नहीं मतलब है हमारा, इकाई के अंक से मतलब है। यानी 7 का 3 बार करिएगा गुणा तो इकाई के जगह क्या आएगा 3 आएगा, यानी 3 और माइनस 9। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, इसीलिए लिया, इसके पीछे कारण है। अब देखिए क्या 3 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब बहुत लोग इसका जवाब लिख देते हैं -6, जो कि गलत है, कहीं आंसर में नहीं मिलेगा। देखिए इसके पहले जब 7 की घातें आपने 3 की, देखिए 7 की 95 घात है, तो इकाई के बाद ये तो इकाई के जगह 3 है, दहाई सैकड़ा हजार बहुत सारे अंक आगे पड़े हुए हैं। तो जब भी अगर यह इकाई कर्जा जब भी लेगा तो दहाई से लेगा, और दहाई जब भी 1 देगा तो यहाँ आके, क्योंकि दहाई का मान 10 होता ही है, कहने का मतलब यह 3 न होकर के अगर दहाई से कर्जा लेगा तो 3 न लिखिए, अब आप 13 लिखेंगे, क्योंकि यह 1 दहाई ले लेगा। 3 छोटा है तो बड़ा होने के लिए दहाई से कर्जा लेगा, तो 13 माइनस 9, तो 9 4 13, इसका आंसर 4 आएगा। इसीलिए मैंने लिया है कि बहुत सारे सवाल इस टाइप के नहीं, अगर इसी में गुणा दे दिया होता तो आपको कोई समस्या नहीं थी। 7 की घातें 95 गुणे 3 की घातें 58, तो यहाँ कोई समस्या नहीं होती। गुणा होता तो इकाई के जगह देखिए आपका क्या आ रहा है, 7 का यहाँ 3 आया, यहाँ 3 का 2 आया। 7 का 3 आ रहा है तो इकाई के जगह देख रहे हैं 3 आ रहा है, और दहाई की जगह 3 तिली का 9। अब देख रहे हैं 9 तिली 27, यानी यहाँ 7 हो जाता गुणा होने पर, लेकिन माइनस था, आगे वाली संख्या छोटी हो गई, पीछे वाली बड़ी हो गई, तो फिर इसको दहाई मान लीजिएगा, 3 न मान के 13 मानिएगा, और 13 में से 9 गया तो 4 आएगा। अब आप समझ चुके होंगे। एक आध उदाहरण मैं और ले लेता हूं, जैसे आपको इकाई के अंक ज्ञात करना, यहां पे एक और लेके समझाता हूं बड़ा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 7 की घातें 125। 7 की घातें 125 यदि किया जाए तो इकाई के जगह पे क्या आएगा, तो कुछ नहीं, बस इसमें 4 से भागा लगाना है जो शेष बच रहा है। जैसे आप 125 इसकी घात है तो 4 से भागा लगाइए, 4 3 12 हो गया। अब 5 उतरेगा तो 4 का भागा 4 इकाई 4, कितना शेष आ रहा है, 1 शेष आ रहा है। तो हमारा बस सिर्फ शेष से मतलब 1 शेष आ रहा है, यानी 7 की घात क्या मान ली जाएगी, अब 1 मान ली जाएगी। बाकी का मान क्या आने वाला है, वो 1 आने वाला, उससे आपका कोई मतलब नहीं। इसके लिए आप मेरी वीडियो जाके देखिए कि क्यों यह जो है आपका छोड़ दिया जा रहा है, बस शेष से मतलब रखा जा रहा है। तो ये देखते देखते लगाने वाला तरीका है। जैसे मैंने 4 का 4 3 12, 4 का 4, 7 की घातें 1, यानी कि 7 आ गया। जैसे आपसे कोई कह दिया 3 की घातें जो है 81 है, तो इकाई की जगह 3 का 81 बार करें गुणा तो 3 अरे सॉरी, इकाई की जगह क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, बस भाग दे दो आप 4 से। तो 4 दूना यानी 20 चौका 80 होता है, 20 चौको 80 होगा 1, यानी 3 की घातें 1 बचेगी बस, यानी 3 आ जाएगा इकाई की जगह। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे 9 की घातें 720 है, 4 से भागा लगाइए यहाँ पे, तो 4 इकाई 4, अब बच गया 3, 4 8 पूरा कट जा रहा है, यानी पूरा कट जा रहे हैं का मतलब अब सिर्फ जब पूरा कट जाएगा तो वो आपका देख रहे हैं 0 आ रहा है। तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1। समान आप देख लेंगे, इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो इस पे बना के रखी है, इकाई के अंक पे आप देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हल हो गया, इसका मान 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और मेरे पास है 2-3 क्वेश्चन। कहता है एक आदमी है ना, उसके पास 3 प्रकार के सिक्के, एक तो 5 रुपए का है, एक 2 रुपए का सिक्का है, एक 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, और यहां पे सिक्कों का अनुपात दिया है सिक्का का, जो सिक्के हैं ना
उनका अनुपात दे रखा है कि भैया ये किस अनुपात में है, 3:2:1। देख रहे हैं 5 रुपए के सिक्के ज्यादा हैं, 2 रुपए के उस ज्यादा है, सबसे कम 1 रुपए के सिक्के हैं। क्योंकि जिसका अनुपात बड़ा होता है ना, वो आपकी राशि भी बड़ी होती है। और इसके बाद ये कह रहा है कि कुल उसके पास जो है, कुल जो उसके पास धन है या पैसा है, वह कहा जा रहा है 120 रुपया है। आपसे ये कोई कहे कि भाई ये गोलक है, इसमें कुल 120 रुपया है, लेकिन उसमें 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपये के सिक्के हैं, तो आप बताओ 5 रुपये के इसमें कितने सिक्के हैं। तो देखिए भैया सिक्कों का अनुपात दिया गया है, तो यहां से आप सिक्का की संख्या बना लीजिए, सिक्का की संख्या। तो मान लेंगे, माना जो है 5x रुपया का 5 रुपये के 3x सिक्के हैं, 2 रुपये का 2x सिक्का है और 1 रुपये का x। क्योंकि देखिए ये अनुपात हटेगा तो इसके जगह x आ जाएगा, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या ये हो गई। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, सिक्कों की संख्या नहीं दिया, सिक्कों का कुल मूल्य दिया। तो यानी आपका तो कुल धन दिया है ना, तो ये कुल धन दिया है वो है कितना, 120 रुपये। तो अब आपको देखिए यही सिक्का कुल मिला के 120 रुपये के बराबर हो रहा है। तो यहां देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 5 रुपए का 5 सिक्का है, तो उसका कुल मूल्य कितना हुआ, 25। तो उसी तरीके से यहां सिक्कों की संख्या 3x है, लेकिन इसका मूल्य कितना होगा मेरे भाई, एक सिक्के का मूल्य 5 रुपया होता है, तो 3x सिक्के का मूल्य 5×3 = 15x रुपया। यानी यहाँ 5 से करें गुणा, इसमें यहाँ पे 2x सिक्का है तो इसमें 2 रुपये से करें गुणा, तो इसका मूल्य निकल जाएगा। धन जो है x सिक्का है और 1 रुपये का है तो 1 से करें गुणा। यही सब मिला के किसके बराबर हो जाएगा, 120 रुपये। यानी 5×3 = 15x रुपया, और धन जो है 2 दूना 4x रुपया, और यह x रुपया बराबर 120। अब देख पा रहे हैं 15 4 1 5 20, यानी 20x बराबर 120 हो गया। 20 छक्का, यानी x का मान 6 आ गया। x का मान 6 आने का मतलब सिक्कों की संख्या। तो यहाँ माने हैं आप सिक्कों की संख्या, क्या माने भाई 5 रुपए का सिक्का बस पूछ रहा है, तो वो 3x है, तो 3x का मतलब 3 और x की जगह लिख देंगे 6 3 6 18 सिक्का। अगर इसको पूछता तो 2 × 6 कितना हो जाता, 2 छक्का 12 सिक्का, और इसकी बात करता तो 6। यानी 1 रुपये का 6 सिक्का है तो इसका मूल्य कितना होगा, 6 रुपये। अगर यह 12 सिक्का 2 रुपये का है तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 रुपया। अगर 18 सिक्का जो है 18 सिक्का 5 रुपये का है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 18 5 90 रुपया। अब 90 रुपया में 24 रुपया और 6 रुपया जोड़ेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 120 रुपया। इसका मतलब आंसर सही है। तो आपसे पूछा था 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, उसकी संख्या बताओ, तो 18 बताएंगे। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे अच्छे से ये सवाल। देखिए यह सवाल वैल्यू, अगर मूल्य दिया है तो मूल्य से लगेगा। तो सिक्कों का अनुपात दिया है तो सिक्के के अनुपात के सहारे सिक्के की संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर उस संख्या ज्ञात करने के बाद उसको वैल्यू मूल्य से लगा लेंगे बस। ठीक है, मूल्य बराबर मूल्य। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 2x धन 3 असंबंधी 5x धन 4 का 3 गुना अनुपात है, 3 गुना अनुपात है 3 संबंधी 4, तो कहता है x का वर्ग ज्ञात करो। x का वर्ग ज्ञात करो भाई। यह पुलिस परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है 2x धन 3 संबंधी 5x धन 4 का 3 गुना अनुपात है। यानी का 3 गुना अनुपात है। क्या अनुपात है भाई, 3 संबंधी 4। यानी यह जो 3 संबंधी 4 है ना, इसका जो है 3 गुना अनुपात है। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा, 2x + 3 लिखिएगा और यहां पर क्या कर दीजिएगा, ये पहला हो गया और ये अनुपात 5x धन 4। भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 अनुपात 5x धन 4 को ये लिख सकते हैं, और बराबर कहता है अनुपात क्या है भाई, 3/4 का क्या है, कह रहा है भाई 3 गुना है। क्या कह रहा है, इसका 3 गुना। तो जैसे इसका आप 3 गुना अनुपात है, यानी इसके अनुपात का 3 गुना है, तो इनका अगर आप 3 गुना करेंगे यानी 3 कर दीजिए आप, अरे सॉरी का 3 गुना अनुपात है ना, 3 गुना क्या कहता है, तो इसके वर्ग का अनुपात बताओ। तो 3 गुना आप करिएगा तो ये 3 गुना कह रहा है ना, तो 3 गुना का मतलब तो इसका 3 गुना करेंगे आप तो 3 गुना करिएगा यहाँ पे जैसे, तो 3 गुना करिएगा तो क्या होगा, 3 का ना, यानी 2x धन 3 5x धन
4 बराबर 3 तिली का 9 अब बटा के 4 हो गया। अब जरा तिरिया गुणा करिए तो 4 दूना 8x धन 4 दूना 8x धन 4 3 12 बराबर 9 पचे 45 एक धन 9 चौके 36 9 पचे 45। तो 45 हो रहा है यक्स है, यहाँ पे घटा देना है तो 8 घटेगा तो 45 है आपका, 8 घटाइएगा तो 15 7 यानी कि 37 8 7 15 37 आ रहा है। 37 यक्स बराबर ये आएगा तो आपका माइनस हो जाए। कहीं ना कहीं सवाल में इसमें लग रहा है कि दिक्कत समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें या लिखने में हुआ हो या जो भी दिक्कत हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देख, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कहीं डाउट चल रहा है। तो यदि कहता है ना का घन है का 3 गुणानुपात है, 3 गुणानुपात 3, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही। चलिए अच्छा ये करके देखते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे आंसर भी नहीं लिखा इसका और क्वेश्चन मैंने ले लिया है हालांकि। तो देखिए चलिए यहाँ पे कहता है 3/4 का क्यूब कर दो आप, इसका क्यूब है अब 2x + 3 और 5x + 4 इज इक्वल टू 3 तिली का 9 तिली 27 4 चौका 16 चौको 64। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा, यानी कहने का मतलब ये है। अब यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है और इसके बाद क्या करना, इसी को सॉल्व किया जाता और जो आता उसका वर्ग कह रहा, मान लीजिए x का मान 8 आ गया तो इसका वर्ग क्या हो जाता 8 8 64। लेकिन कहीं ना कहीं 3 गुना है कि घन है, अब ये चीज़ थोड़ा सा लिखने में डाउट हुआ है और इसमें क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस भी नहीं की। चलिए इसको आप रॉन्ग कर दो, आप नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जवाब दे देंगे आपको, या आप देख लेना हम लोग। चलिए इसको मैं रॉन्ग करता हूँ, ठीक है। चलिए छोड़िए हटाइए इसको, सब होता रहता है। नेक्स्ट में चलो आप, कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला। ये सवाल देखिए आया है, कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, त्रिज्या वाला, देखिए 9 सेमी त्रिज्या वाला ना एक गोला, कोई 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है ना, वो 3 सेंटीमीटर कह रहा है, 3 सेमी जो है त्रिज्या के सिलेंडर के रूप में, मतलब सिलेंडर बनाया जा रहा है। देखिए गोले से सिलेंडर बनाया जा रहा है, ये गोला है और जिसकी त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है और इस गोले को गला पचा करके आपका सिलेंडर तैयार किया जा रहा है, बेलन, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि इस सिलेंडर की यानी इस बेलन की हाइट बताइए क्या, यानी आपसे हाइट पूछ रहा है बस। तो देखिए जो इसका आयतन है वो नहीं बदलेगा, जैसे जो गोले का जितना, देखिए गोले को गला के ही जो है हम सिलेंडर बना रहे हैं, तो इसके आयतनों में जो होगा, कहने का मतलब इसका जो आयतन होगा ना वो वही होगा, आयतन नहीं बदलेगा, धारिता नहीं बदलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप लिख देंगे गोला का जो आयतन है ना भैया, वो बेलन के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज सेम रहने वाली है। अरे भाई गोले को गला के चाहे आप बेलन बनाओ, चाहे शंकु बनाओ, चाहे घन बनाओ, घनाभ बनाओ, कुछ भी बनाएंगे, इसका आयतन वही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है। तो बस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। अब बेलन का आयतन होता है पाई r²h। यहाँ देख रहे हैं पाई से पाई को काट दीजिए, 4/3 लिखिए, r³ यानी r का मान 9 है, 9 × 9 × 9 कर दीजिए, r², यहाँ इसकी त्रिज्या 3 दी गई थी तो 3 × 3 कर दीजिए, गुणे ऊंचाई यहाँ मान आ जाएगा। अब देखिए 3 तिली के 9 हो गया, अब यहाँ इस 3 से एक 3 भी काट सकते हैं और इस 3 से 3 तिली का 9 हो जाएगा। अब 4 3 कितना हो जा रहा है, 12 9 100, जब 12 है × 9 है अब बराबर h आ जा रहा है, यानी हाइट जो हो जा रही है 12 9 144 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट जो है 144 सेंटीमीटर आएगी। देखिए भाई यहाँ पे इनके आयतन सेम रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप बड़े आराम से 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को गला करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिलेंडर बनाया जाता है, तो उसकी हाइट बतलाना है, कुछ नहीं, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, 4/3 पाई r³ बराबर पाई r²h, पाई से पाई कट गया। अब 4/3 r³ मतलब 3 बार गुणा 9 का करिए, r², 3 × 3 × h, ये लगा लेंगे आप बड़े आराम से। तो दोस्तों आप देख पाए एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा रॉन्ग लिखा गया था, या ये थोड़ा सा ध्यान में, अब 3 गुना कह रहा है कि घन कह रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में डाउट हुआ। तो दोस्तों हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो त्रुटियां हो जाती हैं, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे और आपको बड़े आराम से बता देंगे कि इसमें क्या गलती है। तो दोस्तों बने रहें आप वीडियो में। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक दें और शेयर करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।